नमस्कार। भूमि आईएएस के स्पेशल प्रोग्राम यूपी स्पेशल में आपका स्वागत है। यूपी स्पेशल की अभी तक हम लोगों ने 5 क्लास कंप्लीट कर लिया है। छठवें चैप्टर की 2 सेगमेंट हमने कंप्लीट किए हैं। जो 6 चैप्टर हमारा है, चैप्टर नंबर 6 है, जो उसका सब्जेक्ट है वो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदी तंत्र, झीलें और भूगर्भ जल स्रोतों से संबंधित। तो चैप्टर 6 के पहले 2 सेगमेंट में हमने नदी तंत्रों, झीलों, सिंचाई क्षेत्रों, सिंचाई के माध्यमों, नहर प्रणालियों, इन सब की चर्चा कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेगमेंट में हम कुछ बचे हुए सेगमेंटों पे चर्चा करेंगे, जो इस चैप्टर के जो विषय हैं उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें और छूट गई हमारी, वो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का जवाब आप अच्छे से दे पाएँ, इसके लिए आवश्यक है कि इस सेगमेंट के पिछली 2 क्लासों को और यूपी स्पेशल की जो सीरीज हमने संचालित किया है वो पूरे पिछले लेक्चर को आप देख करके अच्छे से कंप्लीट करिए। चलिए हम आज अपना चैप्टर 6 का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, इसको कंप्लीट करते हैं। पार्ट नंबर 3 के कंप्लीट करते ही हमारा चैप्टर 6, जिसका सब्जेक्ट है नदी तंत्र, झीलें और भूगर्भ जल स्रोत, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ 5 राज्य आपको दिए गए हैं: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये 5 आपको दिए गए हैं, 6, और इन 6 राज्यों में से ये पूछा गया है कि किसको मिला करके या किसकी ये संयुक्त परियोजनाएं हैं जिसका नाम है हथनी कुंड बैराज। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी। डी का मतलब क्या? 1, 2, 3, 4 और 5। मतलब हथनी कुंड बैराज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, इनको मिलाकर के संचालित की जाने वाली संयुक्त परियोजना है। इसमें मध्य प्रदेश शामिल नहीं है। क्लियर है? मध्य प्रदेश शामिल नहीं है। तो हथनी कुंड बैराज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। तो हथनी कुंड परियोजना हम देखते हैं। तो हथनी कुंड परियोजना 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बात क्लियर हो गई। सहारनपुर के पास यमुना नदी पर इस बैराज का निर्माण सन 1872 में हुआ था, जिससे पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर को पानी मिलता था। 1978 में भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण केंद्र सरकार की मध्यस्थता में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, इन 5 राज्यों के बीच 12 मई 1994 में नई हथनी कुंड बैराज की आधारशिला रखी गई, जो 1999 में पूर्ण हो गई। इसे न्यू ताजेवाला बैराज भी कहते हैं। क्लियर है? तो इस हथनी कुंड बैराज में कई इंफॉर्मेशन है जिसको आपको याद रखना है। पहला इंफॉर्मेशन ये है कि हथनी कुंड बैराज का जो निर्माण है वो 1872 में, कब? हथनी कुंड बैराज का जो निर्माण है वो 1872 में किया गया था। कहां पे किया गया था? सहारनपुर के पास यमुना नदी पर। तो हथनी कुंड बैराज का जो निर्माण है वो यमुना नदी पर किया गया था 1872 में। लेकिन 1978 में बाढ़ आई। बाढ़ के चलते 1978 में ये बांध क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में केंद्र सरकार के मध्यस्थता से, केंद्र सरकार के अगुवाई में 5 राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली ने मिलकर के इस बांध का पुनर्निर्माण करने के लिए एग्रीमेंट किया। और उस बांध का पुनर्निर्माण का एग्रीमेंट करने के बाद जो आधारशिला रखी गई, वो रखी गई कब? 12 मई 1994 को। तो 12 मई 1994 को नए हथनी कुंड बैराज के निर्माण की आधारशिला रखी गई। और यह निर्माण की आधारशिला कब पूरी हुई? जाकर के 1999 में। और इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? एक उपनाम और है इसका,
न्यू ताजेवाला बैराज। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी परियोजना, याद रखिएगा क्या पूछा गया है, एशिया की सबसे बड़ी परियोजना आपकी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी परियोजना, शारदा नहर के बारे में आपने जाना, ये क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना आपने जाना, परियोजना, ठीक है ना। गोकुल बैराज परियोजना का संबंध किससे है? गोकुल बैराज परियोजना का संबंध पानी के पीने से संबंध है, सिंचाई से क्षेत्र से नहीं है। रिहंद परियोजना का संबंध किससे है? रिहंद बांध इसी पे बना हुआ है, रिहंद बांध है, इसी पर रिहंद डैम है, ठीक है ना। तो बाण सागर प्रणाली जो आपका ऑप्शन ए है, ये आपका सही विकल्प होगा। एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है बाण सागर प्रणाली। तो बाण सागर प्रणाली का पूरा नाम है बाण सागर बांध एवं नहर प्रणाली। क्लियर है? बाण सागर बांध एवं नहर प्रणाली ये एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, याद रखिएगा। जिसका निर्माण शहडोल मध्य प्रदेश जिले में सोन नदी पर किया गया है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार, अब झारखंड का एक संयुक्त परियोजना है। इससे प्रदेश के मिर्जापुर व प्रयागराज जिलों में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल रही है। तो इस बाण सागर परियोजना या बाण सागर बांध एवं नहर प्रणाली के इंफॉर्मेशन ये है कि पहली इंफॉर्मेशन है कि ये एशिया की सबसे बड़ी प्रणाली है। दूसरा, इसका उपयोग सिंचाई के क्षेत्र के लिए किया जाता है। तीसरा, ये सोन नदी पर निर्मित है मध्य प्रदेश के शहडोल में। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उस समय के तत्कालीन बिहार, जो अब जो क्षेत्र झारखंड में शामिल हुआ है, उसको मिलाकर के तीनों की एक संयुक्त परियोजना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी परियोजना पेयजल से संबंधित है? कौन सी परियोजना पेयजल से संबंधित है, आपसे पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे और कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसको पढ़ते ही आपको आंसर दिख जाएगा। गंगा जल परियोजना। गंगा जल का इस्तेमाल किस में किया जाता है? पूजा पाठ और पीने के पानी के रूप में, ठीक है ना। तो इसका आंसर अंडरस्टूड है। अगर ऑप्शन दिख रहा है आपको कि निम्न में से कौन सी परियोजना पेयजल संबंधित है, तो ऑप्शन है ए, गंगा जल परियोजना का जो संबंध है वो पेयजल परियोजना से संबंध है। तो जब भी हमने पीछे गोकुल बैराज आपसे बताया था, हमने कहा था उसका संबंध पीने के पानी से है। तो गोकुल बैराज परियोजना गंगा जल परियोजना से संबंधित है और वो किसके लिए उपयोग होता है? पेयजल से संबंधित कामों के लिए इस परियोजनाओं का इस्तेमाल किया जाता है। गंगा जल परियोजना जो एक पेयजल परियोजना है जिसका संबंध सिंचाई क्षेत्र से ना होकर के पेयजल परियोजना से है। इस परियोजना का निर्माण दिल्ली नोएडा बाईपास, दिल्ली नोएडा बाईपास इंपॉर्टेंट है, के समीप प्रताप बिहार में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? प्रताप बिहार में। इससे नोएडा एवं गाजियाबाद को अतिरिक्त पेयजल मिलेगा। क्लियर है? तो जो गंगा जल परियोजना है इसका संबंध पेयजल से है और ये इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली नोएडा बाईपास पर प्रताप बिहार कॉलोनी के पास। और इसको किससे जल मिलेगा? नोएडा और गाजियाबाद को जल मिलेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, या नहीं है लिखा गया है। क्लियर है? पहला, गोकुल बैराज परियोजना पेयजल से, लौकुश बैराज परियोजना पेयजल से, आगरा बैराज परियोजना पेयजल से, हथनी कुंड बैराज पेयजल से। तो अभी हमने आपको कुछ समय पहले ही बताया कि गोकुल बैराज परियोजना का संबंध पेयजल से है, जिस प्रकार गंगा जल परियोजना का संबंध है। लौकुश परियोजना का संबंध पेयजल से है, आगरा बैराज का पेयजल से है। और कुछ समय पहले भी हमने बताया कि हथनी कुंड बैराज जो परियोजना है वो 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है। हथनी कुंड बैराज का निर्माण 1872 में किया गया था, लेकिन
1928 में या 1978 के करीब बाढ़ के कारण इस हथनीकुंड बैराज क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको नवनिर्मित किया गया, जिसकी आधारशिला 1992 में रखी गई इन 5 राज्यों के द्वारा मिलकर के, जिसका काम 1999 में पूरा हुआ और इसको न्यू ताजेवाला बैराज भी कहते हैं। और इससे इन 5 राज्यों को सिंची जल के रूप में सिंचाई हेतु जल प्राप्त होता है। तो हथनीकुंड बैराज का संबंध पेयजल से ना होकर के हथनीकुंड बैराज का संबंध सिंचाई परियोजनाओं से है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। गोकुल बैराज परियोजना पेयजल से संबंधित है। आगरा और मथुरा के पेयजल समस्याओं के निदान हेतु याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि आगरा और मथुरा में पेयजल की समस्याओं के निदान हेतु कौन सी योजना है, तो गोकुल बैराज योजना चलाई गई है। किस नदी पर है? यमुना नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है ना, तो यमुना नदी पर गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। किस उद्देश्य से? आगरा और मथुरा में पेयजल की समस्याओं को समाप्त करने को लेकर के। लौकुश बैराज परियोजना कानपुर में गंगा पर बनने वाले इस बैराज का मुख्य उद्देश्य कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है। क्लियर है? गोकुल बैराज योजना किस पे बन रही है? यमुना नदी पर। क्लियर रखिएगा, किस पे? यमुना नदी पर। और लौकुश बैराज परियोजना गंगा नदी पर। गोकुल बैराज परियोजना आगरा और मथुरा को पेयजल उपलब्ध कराएगा और लौकुश बैराज परियोजना कानपुर नगर को पेयजल की समस्याओं से दूर करेगा। तीसरा है आगरा बैराज परियोजना। यह बैराज आगरा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ताजमहल से 8 किलोमीटर दूर यमुना नदी पर बनाया जा रहा है। तो लौकुश बैराज परियोजना का संबंध यमुना नदी से है, आगरा बैराज परियोजना का संबंध यमुना नदी से है। लौकुश बैराज परियोजना का जो संबंध है वो आगरा और मथुरा में पेयजल उपलब्ध कराना है। आगरा बैराज का संबंध आगरा में पेयजल उपलब्ध कराना है। और गोकुल बैराज परियोजना आगरा और मथुरा की पेयजल समस्या के निदान हेतु यमुना नदी पर बनाया जा रहा है। लौकुश बैराज परियोजना कानपुर में गंगा नदी पर कानपुर की पेयजल समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया जा रहा है। और तीसरा आगरा जो पेयजल है उसका निर्माण भी यमुना नदी पर आगरा में पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा रहा है। आज का हमारा अंतिम सवाल, और इस सवाल के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 6 पूरा कंप्लीट होगा। इसमें हमने 2 सूचियां दी हैं और इस सूचियों के माध्यम से हमने कुछ नहरें दी हैं और नहरों से संबंधित जो स्थल है उसका नाम भी हमें दिया गया है और हम आपसे मिलान करने की उम्मीद रखते हैं। और आपसे पूछा गया है कि सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान क्या है, इन ऑप्शनों में से आप देख के हमें बताइए। क्लियर है? तो पहला है ऊपरी गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, निचली गंगा नहर और राम गंगा नहर। तो अभी कुछ ही मिनट पहले और कल की क्लास में भी हमने राम गंगा नहर की पूरी चर्चा की थी और राम गंगा नहर को बताया था हमने कि कालागढ़ में इसका निर्माण किया गया, कालागढ़ के समीप। तो राम गंगा नहर का निर्माण रामगंगा नदी पर, कहां? राम गंगा नहर का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है और इस नहर का उपयोग सिंचाई हेतु किया जा रहा है और इसका निर्माण कालागढ़ नामक स्थान पर किया गया है। ये हमने कल आपसे चर्चा किया था। कालागढ़ का मतलब डी का 4। तो अब ये आपके पास ऑप्शन है, इसमें हमें ये देखना होगा कि किस ऑप्शन में डी का 4 है। जिस ऑप्शन में डी का 4 होगा वो हमारा आंसर हो सकता है, जिसमें डी का 4 नहीं होगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए में डी का 4 है, बिल्कुल है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन बी में डी का 4 है, बिल्कुल है, ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन सी में डी का 4 है, नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में डी का 4 है, नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इन दोनों में से कोई भी एक आपका आंसर हो सकता है। ठीक। ऊपरी गंगा नहर, अभी हमने कुछ समय पहले चर्चा किया कि ऊपरी गंगा नहर गंगा के ऊपरी छोर बाएं छोर से निकाली गई है और ऊपरी गंगा छोर नदी जो है वो हरिद्वार के निकट निकाली गई है। अभी कुछ मिनट पहले ही हमने ऊपरी गंगा नहर का पूरा डिस्क्रिप्शन आपके साथ शेयर किया था। तो ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार के निकट से निकाली गई है गंगा नदी से, तो ए का ऑप्शन हो जाएगा 1। अब ए का 1 ऑप्शन कहाँ है ये आप देखिए, दोनों में ही ए का ऑप्शन 1 है, यानी कि अभी भी आपके पास आंसर नहीं है।
मध्य गंगा नहर वो क्षेत्र है जहां से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा का जो प्रवेश द्वार है वो क्या हमने कल बताया था, बिजनौर। उत्तर प्रदेश में गंगा का जो प्रवेश द्वार है वो बिजनौर, यानी कि मध्य गंगा नहर का ऑप्शन बी का क्या हो जाएगा, 2। इन दोनों ऑप्शनों से बी का 2 कहां पे है, तो इन दोनों ऑप्शन में से बी का 2 ऑप्शन 1 में है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ऑप्शन क्वेश्चन 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ए का मतलब ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से, मध्य गंगा नहर बिजनौर से, निचली गंगा नरौरा से और कालागढ़ से रामगंगा नहर निकाली गई है। तो यहाँ हमने गंगा नहर से संबंधित जितने भी नहर हैं उनसे संबंधित कुछ हमने आपके साथ डाटा शेयर किया हुआ है। ये डाटा आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, क्योंकि इन सारे नहरों को हम कई बार अभी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चनों में इनकी रिपीटेशन हो चुकी हैं, पिछले क्वेश्चनों में हम इनको पूरी तरीके से बता चुके हैं। तो ये लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसी तरह देखिए ये सारे बांध हैं, नहरें हैं, जिनको अभी जैसे रानी लक्ष्मी हमने आपसे डिस्कस किया, राजघाट डिस्कस किया, रिहंद डिस्कस किया, बाढ़ सागर डिस्कस किया। तो ऐसे नहरों की लिस्ट हमने आपके लिए यहाँ बना कर रखी है, जो उनका उद्गम स्थल है, जिससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं, जिनकी चर्चा हमने पिछले कई दो क्लासों में लगभग कर चुके हैं। तो इनको बार बार रिपीट करने से अच्छा ये है कि हम आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कर दे रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल भूमि IAS ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप ये पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने पास सेव करके इसको रिवाइज के लिए रख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस 5 क्वेश्चनों की अंतिम श्रृंखला के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। और चैप्टर नंबर 6 जिसका हमारा सेगमेंट था, चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारा जो चैप्टर नंबर 6 का विषय है वो है नदी तंत्र, झीलें और भूगर्भ जल। ये पूरा हमने आपके साथ सेगमेंट कंप्लीट किया, पूरे अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन आपको दिया, अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन देते समय पूरे सेगमेंट को कंप्लीट किया। ये हमारे सारे सेगमेंट आपको हमारे यूट्यूब चैनल भूमि IAS पे मिल जाएंगे, वहां से आप अपनी क्लास देख सकते हैं। और जो भी स्टडी मटेरियल आपको यहाँ दिख रहा है वो PDF फॉर्मेट में, मैं बार बार कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां हम केवल उत्तर प्रदेश PCS स्पेशल का टेलीग्राम के माध्यम से अपने मटेरियल को नहीं दे रहे हैं, बल्कि PDF के जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं किसी भी सेगमेंट को लेकर के, वो सब के सब हम टेलीग्राम पे के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारी मिलती रहेगी। ठीक है, आप रिवीजन करिए। हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में किसी नए सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।